बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन लोगों का क्राइटेरिया क्या है। तो क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग पासिंग स्कोर्स फॉर ग्रेजुएट एडमिशन स्कीम्स। Most candidates are contacting regarding their eligibility for the graduate assistantship GA scheme based on their score in the GIK general admission test. Kindly note that as mentioned on the admission portal and the institute's website, the minimum passing score under a different admission scheme is as follow. तो इसमें पहला है ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप स्कीम, जो कि हमारे पास जीएशिप होता है। उसमें ये है कि आपने ड्यूटीज़ भी करनी होती है और आपको स्टिपेंड भी मिलता है, जो इस साल 88,000 स्टिपेंड मिलेगा उस कैंडिडेट्स को जिन कैंडिडेट्स के जनरल टेस्ट में हमारे पास एमएस और पीटी में मिनिमम 70% मार्क्स हो इन द जीआई के एडमिशन टेस्ट। टोटल 60 एमसीक्यूज है, उसका 70% अगर आप निकाल ले तो 42 एमसीक्यूज बनता है। तो जिस कैंडिडेट्स ने 42 एमसीक्यूज या इससे ज़्यादा ठीक किए हों, so he will be eligible to the next test which is a subjective test. So minimum इसका 70% हमारे पास क्या है क्राइटेरिया है इन द JIK जनरल एडमिशन टेस्ट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई। या इसी से रिलेवेंट हेट भी है और जीआरई भी है। या JIK अगर किसी बंदे ने हेट या जीआरई दिया है तो फिर तो JIK एडमिशन टेस्ट से एग्जाम्प्टेड होगा, मतलब वो अगर ये टेस्ट ना भी दे तो बस उससे काम चल जाएगा हेट और जीआरई के मार्क्स से। अगर लेट सपोज एक कैंडिडेट ने 70% मार्क्स अचीव ना किए तो फिर उसके लिए डिस्कलर स्कीम है। डिस्कलर स्कीम में एमएस के लिए मिनिमम 50% रिक्वायर्ड मार्क्स है इन द जीआई के एडमिशन टेस्ट हेट और जीआरई, और पीएचडी के लिए मिनिमम हमारे पास कितना है 60% मार्क्स है जीआई के एडमिशन टेस्ट में या हेट या जीआरई में। फिर है कि सब्जेक्ट टेस्ट एंड इंटरव्यू। उसका क्या सीन होगा कि कैंडिडेट हु पास द सब्जेक्ट टेस्ट विद अ मिनिमम स्कोर ऑफ 60%। जिस कैंडिडेट ने सब्जेक्ट टेस्ट को 60% मिनिमम स्कोर के साथ हासिल कर दिया, ही विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, फिर उससे उसी दिन ही इंटरव्यू लिया जाएगा। ये सारी डिटेल JIK के एडमिशन जो पेज है ग्रेजुएट एडमिशन पेज, उसके ऊपर भी ये सारे जो हमारे पास है सारी डिटेल उधर भी मौजूद है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम क्या करते हैं, जीआई के एडमिशन टेस्ट जो कि हमारे पास मास्टर और एमफिल के लिए यानी 18 इयर्स के सबक हासिल करने के लिए हमारे पास जो टेस्ट पहला टेस्ट लिया जाता है, दैट टेस्ट इज नोन एज जीआई के एडमिशन टेस्ट। जो बंदा इस टेस्ट को पास कर देता है वो फिर दूसरे टेस्ट में जाता है, दैट इज सब्जेक्टिव टेस्ट। तो जीआई के एडमिशन टेस्ट में जो पासिंग परसेंटेज है इसी साल होता है हमारे पास 70% पार जीएशिप ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप के लिए जो परसेंटेज था वो हमारे पास 70% था। जिस कैंडिडेट ने 70% मार्क्स ले लिए इसी टेस्ट में वो हमारे पास क्या होगा, सक्सेसफुली क्वालिफाइड फॉर द सब्जेक्टिव टेस्ट इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन। इसके अलावा डिस्कलर स्कीम के लिए आपके पास कितना होना चाहिए, उसके लिए आई थिंक 50% मार्क्स है। 50% मार्क्स आपने टोटल टेस्ट में लिए तो आप क्या हो सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। टोटल एमसीक्यूज जो टेस्ट में आते हैं हमारे पास 60 एमसीक्यूज होते हैं। उसी 60 एमसीक्यूज के अंदर 30 मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज होते हैं और 30 हमारे पास इंग्लिश से आते हैं। तो 30 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स का सॉल्व करना तो किसी भी इंजीनियर के लिए आसान होता है, लेकिन जो मसला होता है वो इंग्लिश में होता है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने क्या किया है कि उसी मैथमेटिक्स पोर्शन के जितने एमसीक्यूज आए थे टेस्ट में इसी साल 2026 में फाल इनटेक के लिए जो एमसीक्यूज आए थे जीआई के एडमिशन टेस्ट में GA5 स्कीम के और GA6 स्कीम के लिए, वो सारे एमसीक्यूज मैंने क्या किया है, कलेक्ट कर दिए हैं। अगर किसी बंदे ने हमारे पास हेड टेस्ट दिया हो और हेड के साथ साथ जीआरई भी दिया हो तो उसी हेट और जीआरई में अगर आपने 70% मार्क्स ले हैं तो उसी के ऊपर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। हेट में अगर आपने 70% मार्क्स लिए हैं या जीआरई में आपने 70% मार्क्स लिए हैं so that is equivalent to GI के एडमिशन टेस्ट 70%, उसी के इक्वल ही है। तो अगर वो टेस्ट आपने दिया है तो फिर यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GI के एडमिशन टेस्ट। फिर आप GI के एडमिशन टेस्ट अगर ना भी दे तो कोई मसला नहीं होगा। तो जीआई के एडमिशन टेस्ट आपने पास कर दिया, फिर आगे आप क्या होगे, सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए आगे जाओगे, एलिजिबल होंगे। तो आज के इस लेक्चर में जीआई के एडमिशन टेस्ट के जो 30 एमसीक्यूज आए थे मैथमेटिक्स के, वो हम आज से देखते हैं कि किस लेवल के एमसीक्यूज आते हैं, उसका जो हमारे पास डिफिकल्टी लेवल है वो कितना है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं आज के इस लेक्चर में देखते हैं। सो द फर्स्ट एमसीक्यूज इज आइगन वैल्यूज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स 2 0 एंड 0 5 इज। एक मैट्रिक्स आपको इस तरह गिवन होगा, ऑर्डर फेयर फॉर्म में एक होगा 2 0 और दूसरा ऑर्डर फेयर फॉर्म में 0 5 होगा, और आपको कहा जाएगा कि लेट्स सपोज ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू क्या है। तो मैट्रिक्स को सबसे पहले आप रो और का उस फॉर्म में लिखे, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम फॉर्म में।
तो ये आ जाएगा 20 एक रो में आ जाएगा, और जो 05 है वो दूसरे रो में आ जाएगा. So this is A is equal to 2005. This is diagonal matrix because on the diagonal there are नॉट इक्वल टू जीरो वैल्यू. हमारे पास डायगोनल पे कौन सी वैल्यूज है जो कि हमारे पास वो जीरो नहीं है, और नॉन डायगोनल वैल्यूज हमारे पास क्या है, जीरो है. तो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स. लीनियर अलजेब्रा में हमने एक डेफिनेशन पढ़ा है कि यूजिंग डेफिनेशन ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स. इसमें ए जो है ये हमारे पास ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, एक्स हमारे पास आइगन वेक्टर होता है, और लैम्डा आपके पास आइगन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है. इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई कर ले, लैम्डा एक्स को इस साइड पे भेज दे, तो दिस विल बी ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू जीरो. इसमें अगर आप एक्स कॉमन करोगे तो यहाँ पर ए आएगा, यहाँ से एक्स कॉमन करोगे तो वैसे बजाय तो माइनस लैम्डा आता है, लेकिन मैंने इसके साथ आई इज इक्वल टू जीरो लिखा है. तो अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि आई मैंने क्यों लिखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने क्यों लिखा है. तो उसका रीजन ये है कि अगर आप इसको मैट्रिक्स ए लिख दे और माइनस ये आइगन वैल्यू जो है दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, तो किसी भी मैट्रिक्स से आप कांस्टेंट वैल्यू माइनस नहीं कर सकते. दिस इज वायलेशन ऑफ द मैट्रिसेस. ठीक है, सो इस वायलेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देते हैं. ठीक है, सो अब यहाँ पर ही जो ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा टाइम्स आई आ गया है, एक्चुअली इसको हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं. सो फॉर आइगन वैल्यूज टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो. सो फर्स्ट डिटर्मिन ए माइनस लेमडा आई, तो ए की वैल्यू मैंने लिख दी है डायगोनल मैट्रिक्स माइनस लेमडा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर, बिकॉज ए जो गिवन है उसी के हिसाब से ही आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होता है. क्योंकि 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स है तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 लेना है. अगर ये से 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स होता तो आप यहाँ पर फिर 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करते हैं, कंसिडर कर देते. सो सिंप्लीफाइंग दिस टू, दिस विल गिव्स अस 2 माइनस लेमडा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस लेमडा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज पे आपके 0 माइनस 0, और यहाँ पर भी 0 माइनस 0. तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ए माइनस लेमडा आई. अब इसका अपने डिटर्मिनेंट लेना है. सो लेट्स टेक इट्स डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट ले ले 2 माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा, और नॉन डायगोनल पे 0. इसको एक्सपेंड कर ले डिटर्मिनेंट को. सो मल्टीप्लाइंग 2 माइनस लेमडा विद 5 माइनस लेमडा, और यहाँ पर नॉन डायगोनल एंट्रीज की मल्टीप्लिकेशन से 0 रिजल्ट आ जाएगा, तो माइनस 0. अब ये चूंकि हमारे पास इज अ फंक्शन ऑफ लेमडा है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि इफ इज अ फंक्शन ऑफ लेमडा दैट इज इक्वल टू 2 माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा, सो इन ऑर्डर टू डिटरमिन द आइगन वैल्यूज दिस फंक्शन विल बी 0. तो इसको 0 कर ले, इस कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को 0 कर दे, you will get 2 minus lambda times 5 minus lambda is 0. So by zero factor property you will get two values, lambda is equal to 2 and 5 are the required eigenvalues. तो उधर ऑप्शन में मौजूद था 2 और 5, आपने फिर क्या करना है, इस तरह 2 और 5 को सेलेक्ट करना होता है. तो दिस वाज योर फर्स्ट एमसीक्यूज. नंबर सेकंड एमसीक्यूज आया था कि साइज या ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा. साइज ऑर्डर डायमेंशन एक ही चीज है. अगर किसी मैट्रिक्स का आपसे या साइज पूछते या ऑर्डर या डायमेंशन, तो इसका मकसद ये होगा वो आपसे पूछ रहा है कि गिवन मैट्रिक्स में जो हमारे पास रोज है और कॉलम है वो क्या है. तो सिंपली रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम आपका क्या होता है, साइज डायमेंशन या ऑर्डर होता है. तो इसमें कितने रोज है, 1 and 2. हॉरिजॉन्टली प्लेस में 2 है, और वर्टिकली प्लेस एलिमेंट में 3 है. तो 2 रोज है हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली 3 कॉलम है. तो इसका जो रिक्वायर्ड ऑर्डर आएगा दैट विल बी सिंपली आपका क्या आएगा, 2/3 आएगा. ठीक है, सो 2/3 इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड ऑर्डर होगा. इसके बाद एमसीक्यूज है कि two vectors are orthogonal if their product is. दो वेक्टर ऑर्थोगोनल कब होंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करें. ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और तकरीबन हर किस्म के एंट्री टेस्ट में हमारे पास एमसीक्यूज क्या होता है, आता है. दो वेक्टर ऑर्थोगोनल तब होते हैं जब उन दो वेक्टर का हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 0 हो. ऑर्थोगोनल से मुराद परपेंडिकुलर है. तो ये लेट्स सपोज एक वेक्टर है इस तरह, और ये आपके पास दूसरा वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी. अब इसके माबेन एंगल क्या है, बोथ द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, एंगल इज 90. तो अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकाले, डॉट प्रोडक्ट बाय डेफिनेशन दैट इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर इज a dot b is magnitude of a magnitude of b in cosine of theta. Since the angle between the two vectors is 90, so cosine of 90 आपका होता है 0. So 0 multiplied by modulus of these two vectors will give you the required dot product of these two vectors gives you 0. तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर बनेगा वो क्या होगा, 0. टू वेक्टर ऑर्थोगोनल कब होंगे, अगर इसके डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो ये आपके पास ऑप्शन में मौजूद है, उसको आपने क्या कर देना है, इनसर्कल कर देना है. नेक्स्ट एमसीक्यूज वाज 1 + 2 + 3 + 20 अप टू 20. इसका सम क्या होगा. अगर आप इसको सीरीज को देख ले, दिस इज सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 20. तो नेचुरल नंबर का सम आपने निकालना होता है n × n + 1/2 के फार्मूला से. ये फार्मूला याद रखें, किसी भी नेचुरल सीरीज का अगर आपने सम निकाल लेना है, सो द फार्मूला यूजेस दिस वन. एन आपको शो करता है कि इसमें कितने नंबर्स है, कितने एंट्रीज है. इसमें 20 एंट्रीज है, 1 से होके 20 तक 20 एंट्रीज है. इसको n को 20 से रिप्लेस कर लें,
So this will be 20 into 20 plus 1 और होल डिवाइड बाई 2। जिसको सिंप्लीफाई कर ले, सो 20 बाई 2 से 10 आता है, इंटू 10 20 प्लस 1 से 21 आता है, मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 210। सो ये आप हमारे पास ऑप्शन में मौजूद था 210। अब ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका भी है कि आप अरिथमेटिक सीरीज का फार्मूला होता है सम के लिए, वो होता है कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए वन प्लस ए एन, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें एन आपके पास नंबर को शो करता है कि आप कितने नंबर का निकाल रहे हैं। लेसन एन को मैं 20 डालता हूँ तो एस 20 का मतलब है कि 20 टर्म्स का मैं सम निकालता हूँ, तो 20 यहाँ पर 20 बाई 2 से 10। ए वन आपका पहला एंट्री होता है, तो पहला एंट्री इसमें 1 है, तो आप यहाँ पर 1 डाल ले, देन प्लस ए 20 आपका होगा लास्ट टर्म विच इज 20 इन दिस केस। तो 20 मैंने डाल लिया, इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास इस इक्वेशन से भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर बनेगा इस सीरीज का 210 होगा। 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 5 9 एंड 13, ये एक सीक्वेंस आपको गिवन था टेस्ट में, आपने क्या करना था, इसका सम निकालना था, अब सॉरी 8 टर्म निकालना था कि इसका 8वां टर्म क्या होगा। सो फर्स्ट यू हैव टू जज वेदर द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, उसी के बेस पे आपने क्या करना है, पर्टिकुलर टर्म निकालना होता है। सीक्वेंस इज अरिथमेटिक इन विच द कॉमन डिफरेंस इज 4 बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स, यहाँ पर इन दो के बीच में डिफरेंस 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। सो यूजिंग द जनरल टर्म ऑफ द n टर्म फार्मूला n is equal to a1 plus n minus 1 times d, n आपके क्या है, 8 टर्म निकालना है, तो मैंने n की जगह 8 डाल दिया, तो a8 is equal to a1 आपका पहला टर्म हो गया प्लस 8वां टर्म निकालना है, तो 8 डालेंगे, तो 8 minus 1 into d आपका 4 है कॉमन डिफरेंस। सिंप्लीफाई करें 1 प्लस 8 minus 1 से 7 into 4, 7 into 4 से 28 प्लस 1 से 29, इसका जो 8वां टर्म आएगा वो कौन सा होगा, 29 होगा। 6 नंबर एमसीक्यू था कि फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 2 4 8 इज, अब इसका 5वां टर्म निकालना बहुत आसान है। इसको देख लिए, इसके दरमियान डिफरेंस 1 है, इसके दरमियान डिफरेंस 2 है, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, मींस दिस इज नॉट अरिथमेटिक, सो दिस विल बी ज्योमेट्रिक। हाउ, इसका रेशियो ले ले, सो 2 by 1 से 2, 4 by 2 से 2, 8 by 4 से रेशियो से 2, सो ओवरऑल रेशियो बिटवीन द सक्सेसिव टर्म इज 2, मीन द सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक। So the common ratio R between the successive term is same, which is 2 in this case, using the general term formula for the GP. GP means geometric progression or the geometric sequence. The general term formula is an is equal to a1 r raised to the n minus 1. 5वां टर्म निकालना है, n को 5 से रिप्लेस कर ले, तो a1 r पावर 5 minus 1 से 4, a1 पहला टर्म है 1 और r का मान रेशियो 2 है, 2 पावर 4 से इससे 16 आएगा। तो आपका जो 5वां टर्म आएगा वो क्या होगा, 16 होगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म मौजूद है, 5वां निकालना है इसके आगे, तो आपने देख लिया कि हर टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आपके पास 16 आ जाएगा। तो ये बहुत आसान एमसीक्यूज उसमें आया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज वाज द सम ऑफ एन इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 इज, इसका सम निकालना है अप टू इंफिनिटी। So this is the formula, S infinity is equal to a1 over 1 minus r, and this formula is valid only under this condition that the ratio modulus must always be less than 1. So common ratio between the successive term is r, यहाँ पर देख ले, इसको डिवाइड कर ले 1/2, इसको डिवाइड कर ले 1/2, इन दो टर्म को डिवाइड कर ले 1/2, रेशियो सेम है। फार्मूला में डाल ले, a1 आपका पहला टर्म है 1 डाल लिया, r आपका 1/2 है 1/2 डाल लिया, 1 से 1/2 माइनस कर ले, तो 1/2 ऊपर 1 है, तो ये थर्ड डिवीजन में 2 ऊपर चला जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 2, so the correct answer is this one. इसके बारे में से कुछ था 8वां के सम ऑफ एन इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेस ओनली। इस इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का या किसी भी इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का ये जो सम है ये कन्वर्ज कब होगा, कन्वर्ज का मतलब इट विल गिव्स अ वैलिड सॉल्यूशन, अ रियल सॉल्यूशन अंडर व्हिच कंडीशन। एक होता है डाइवर्ज, जिसका रिजल्ट नहीं बनता, कोई भी रिजल्ट नहीं आता, मतलब इनफिनिट रिजल्ट आता है या अनडिफाइंड, और एक होता है कन्वर्ज, तो इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट आएगा उसी सीक्वेंस का। तो ये इस कन्वर्ज कब होगा, अब वो डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पे, यहाँ पर 1 - r है, अगर इस r की वैल्यू 1 से लेस होगी तो सीरीज आपका कन्वर्ज होगा। अगर ये 1 के बराबर आ गया, यानी ये कंडीशन जो इन्होंने कहा कि r = 1, तो r = 1 पे 1 - 1 से 0 एंड समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो इस पे डिफाइंड नहीं है, डाइवर्ज करेगा। ग्रेटर देन 1 इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू 1 पे देखेंगे तो ये फिर रिजल्ट आपका नीचे नेगेटिव आएगा, सीरीज का रिजल्ट पॉजिटिव फिर नहीं आएगा, तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए में ग्रेटर देन 1 ये भी गलत है। द ओनली कंडीशन इज दिस वन, mod ऑफ r इज लेस देन 1। अगर ये 1 से लेस हो, जिस तरह इस कंडीशन में हमारे पास 1/2 है जो कि लेस देन 1 है, तो इस कंडीशन पे सीरीज आपका क्या होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कन्वर्ज करेगा। तो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस एमसीक्यू इज दिस वन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एमसीक्यू आया था कि 2 इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ, 2 इवेंट्स है प्रोबेबिलिटी में वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, तो ये देख ले कि 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे डू नॉट ओवरलैप। ओवरलैप अगर नहीं करे, ओवरलैप का मतलब है कि ये एक इवेंट है और दूसरा इवेंट हमारे पास ना मिले किसी भी पॉइंट पे,
तो दिस इज नॉट ओवरलैपिंग एलिमेंट्स। अगर इस तरह ओवरलैप करेंगे हमारे पास कोई इंटरसेक्शन आएगा इसका, तो फिर इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तब होंगे अगर ये ओवरलैप नहीं करे, एज अ रिजल्ट देयर इज नो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसमें नहीं है कॉमन एरिया जिस तरह इसमें है, so their probability is zero. So probability of A intersection B common area का probability zero है for mutually exclusive event। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता था वो हमारे पास ये वाला था कि probability of A intersection B हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा if the two events are mutually exclusive। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी डिफरेंट टेस्ट में मैंने ये एमसीक्यूज देखा है प्रोबेबिलिटी से रिलेवेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज आया था मुझे कि टू फेयर काइंस आर टास्क्ड, दो काइन है उसको आपने टास्क किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड क्या आएगा। ट्री डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा कि एक काइन है उसके ऊपर हेड और टेल होता है, बाकी कोई भी चीज उसके ऊपर नहीं आ सकता। फिर इस हेड को अगेन हेड और टेल में डिवाइड कर ले और इस टेल को हेड और टेल में डिवाइड कर ले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रैंडम एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं वो दो काइन के लिए कर रहे हैं, तो ये एक शाख और आगे मजीद एक शाख निकल जाएगा। तो मतलब ये कि यहाँ पर सैंपल स्पेस आपका क्या होगा। सैंपल स्पेस निकालने का तरीका मैं बता दूं। सैंपल स्पेस होता है कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसका टोटल आउटकम कितना बनता है, दैट इज एक्चुअली सैंपल स्पेस। इस केस में काइन है तो काइन के कितने पेसेस होते हैं, दो रुख होते हैं, एक हेड होता है और दूसरा आपके पास टेल होता है। तो मैंने 2 लिख दिया। अब कितनी मरतबा आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है वो आपका पावर में आ जाएगा इज एन। तो एन आपको शो कर रहा है कि एक मरतबा आपने उछाल देना है तो 1 डाले तो 2 आएगा आउटकम, यानी हेड और टेल। 2 मरतबा करना है तो 2 डाले तो 2 से 4, जिस तरह यहाँ पर आपके पास 4 आउटकम आएगा। 3 मरतबा आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो 2 पावर 3 से 8 आएगा। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, सैंपल स्पेस निकालते हैं। इस केस में सैंपल स्पेस आता है आपका हेड हेड, ठीक है। फिर आपका आएगा हेड और टेल, तो मैंने हेड और टेल लिख दिया है। फिर टेल और हेड, टेल हेड आ गया और फिर टेल टेल, तो 4 आउटकम आ गए। देख ले क्योंकि एक्सपेरिमेंट आप दो मरतबा कर रहे हैं, 2 काइंस आप टास्क कर रहे हैं। ये सैंपल स्पेस हो गया। अब प्रोबेबिलिटी आप लेट्स सपोज इवेंट ए आपका निकाल रहे हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज नंबर ऑफ इवेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के अंदर 4 एंट्री है, मैंने बता दिया वो तो डायरेक्ट आप निकालोगे। इवेंट क्या है कि आप प्रोबेबिलिटी निकाले अगर एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है। इसमें देख ले एग्जैक्टली 1 हेड नहीं है, इसमें 2 है, तो ये आपका निकल गया। इसमें एग्जैक्टली 1 हेड इसी इवेंट में और इस इवेंट में, बाकी इसमें बी हेड नहीं है। तो आपके पास 2 इवेंट है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपने यहाँ पर सिंपली 2 लिख देना है। 2/4 से आपका रिजल्ट फाइनल 1/2 आएगा। तो उधर आपके पास 1/2 और 50% गिवन ऑप्शन में, सो दैट उधर जो करेक्ट ऑप्शन मौजूद था दैट वाज 1/2 और ब्रैकेट में 50% लिखा था क्योंकि 50% ही आता है इसका प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज 2 इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। 2 इवेंट्स ए एंड बी कब इंडिपेंडेंट होंगे, if their probability of A intersection B is। अच्छा, 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट तब होते हैं कि हमारे पास एक इवेंट के अकर होने से दूसरे इवेंट के अकर होने पे अगर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो द इवेंट इज सिंपली इंडिपेंडेंट इवेंट। लेट्स सपोज इवेंट एक आपने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया तो दूसरे इवेंट के ऊपर हमारे पास इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका प्रोबेबिलिटी जो आ गई, दूसरे इवेंट के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी आएगी इसी से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड इवेंट आपके पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी आएगा अगर आपके पास इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट केस में आपका करेक्ट ऑप्शन द प्रोडक्ट ऑफ द 2 प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 इवेंट्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इफ द फंक्शन f of x is 2x - 3 देन इसका f इनवर्स क्या होगा। ये इनवर्स है -1 है, तो इनवर्स ये एमसीक्यू आया था। तो लेट्स सपोज f of x आपने y ले लिया, फिर आप यहाँ से x इस तरह ले सकते हैं कि f इस साइड पे आ जाएगा, फिर x = f इनवर्स y। अब इसमें f of x को मैंने y मान लिया तो y = 2x - 3, इससे आप x निकाल ले, तो x आप इससे निकालोगे तो y, ये 3 इधर आके y + 3 और 2 से डिवाइड कर y + 3/2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इस x की जगह आप ये डाल ले f इनवर्स y, तो f इनवर्स y = y + 3/2। अब y को x से रिप्लेस करें, सो f इनवर्स x = x + 3/2, ये आपका रिक्वायर्ड इनवर्स है। अब आप देखना चाहते हैं कि ये इनवर्स मेरा जो आ गया ये ठीक है या गलत है, तो इसको प्रूव करने के लिए आप x की जगह क्या कर ले, f of x डाल ले, तो f इनवर्स x की जगह f of x, यहाँ पर भी x की जगह f of x + 3/2। f इनवर्स के साथ कट गया, यहाँ पर x आ गया और यहाँ पर f of x आ गया, सही है। f of x की वैल्यू 2x - 3, तो 2x - 3 + 3/2 -3 + 3 के साथ कट गया, 2/2 से आपका रिजल्ट x आ गया। दोनों साइड पर रिजल्ट सेम है, हेंस वी कैन से दैट द रिक्वायर्ड इनवर्स हमारा क्या है, दिस इज ओके। तो दिस इज एमसीक्यूज नंबर 12। एमसीक्यूज नंबर 13 देखते हैं कि इफ x + 1 / x = 3 and x is not equal to 0 then x square + 1 / x² आपका क्या आएगा। ये भी आया था उसमें, आसान एमसीक्यूज है, क्लास 9 से आ गया। दोनों साइड पे स्क्वायर कर ले, x + 1 / x होल स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9, फार्मूला एक्सपेंड कर ले a + b होल स्क्वायर, सो a² + b² + 2 times a into b = 9। ये इसके साथ कट गया तो x² + 1 / x², यहाँ से 2 बच गया, 2 उधर जाके 9 - 2 = 7, आपका रिक्वायर्ड आंसर ये आएगा।
ये एमसीक्यूज भी आया था लिमिट से कि इफ n इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो n इज इक्वल टू 1 ओवर n का आंसर क्या होगा। तो देख ले, as n approaches very high value यानी approaches to infinity it's get closer and closer to zero। आपका जो ये फंक्शन आएगा ये हमारे पास क्या होगा, जीरो के नजदीक होगा। एग्जैक्टली एट इनफाइनाइट 1 ओवर n आपका क्या करेगा, आपको गिव जीरो आंसर देगा। तो अब आप देख ले कि इसको अगर हम ग्राफिकली देख ले, सो लेट्स सपोज दिस इज 1 2 3, तो अभी पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है ना, तो पहले तो जीरो पे डिपेंड ही नहीं है, सही है। 1 पे देखोगे तो इसका रिजल्ट लेट्स सपोज ये मेरा 1 है, फिर 2 है और फिर इस तरह 3 है। 1 पे इसका रिजल्ट 1 ओवर 1 से रिजल्ट 1 आता है, ठीक है, ये आ गया। फिर 2 डालोगे तो आपका रिजल्ट 0.5 आएगा इस तरह। फिर 3 पे देखोगे सो 0.33 आएगा। फिर इस तरह मजीद वैल्यू पे जाएंगे तो इसका ग्राफ इस तरह आएगा, ठीक है, इस तरह आएगा और आखिरकार एक पॉइंट पे इंफिनिटी पे इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल लिमिट आएगा दैट विल बी जीरो होगा, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन वाज दिस वन। दूसरा एमसीक्यूज भी लिमिट से आया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो sin x by x, इसकी वैल्यू क्या है। सॉल्यूशन बाय अप्लाइंग लिमिट इट गिव्स 0 by 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। 0 डालोगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। क्या करेंगे इस केस में, इन दिस केस अप्लाई एल हॉपिटल रूल टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एवरी फंक्शन सेपरेटली। हर फंक्शन का अलग अलग से डेरिवेटिव ले लिए। एल हॉपिटल रूल बताता है इट बिकम्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x का डेरिवेटिव cos x और इसका डेरिवेटिव 1 आता है, तो दिस इज cos x। लिमिट अप्लाई करें नाउ बाय अप्लाइंग लिमिट, रिजल्ट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x के ऊपर लगाओगे तो cos 0 इज इक्वल टू 1 आता है। तो मतलब इसका जो फाइनल लिमिट आएगा वो हमारे पास 1 आएगा, मीन कन्वर्ज करेगा। सो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x by x इज इक्वल टू 1। टेलर सीरीज एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका sin x का टेलर सीरीज निकाल ले या मैक्लॉरेन सीरीज निकाले। आई थिंक दैट इज इक्वल टू हमारे पास आता है आई थिंक x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x फॉर 5 और 5 फैक्टोरियल, इस तरह कुछ आता है। ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं टेलर सीरीज के फार्मूला से, और फिर इस रिजल्ट को x से डिवाइड कर लें। x से डिवाइड कर लोगे तो पहला टर्म खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी आपके पास इन टर्म आप x आएगा, उसमें 0 डालोगे तो रिजल्ट आपका स्ट्रेट अवे 0 आएगा। सो ऑनली आपके पास 1 बच जाएगा और टेलर सीरीज से भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट 1 आएगा। अब इससे रिलेवेंट कुछ एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, याद रखें कि रिलेवेंट एमसीक्यूज टू द प्रीवियस वन के लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी अगर है 0 की बजाय तो sin x और x की वैल्यू क्या होगी। इस केस में अब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर इंफिनिटी आ गया। इंफिनिटी से बचने के लिए एक थ्योरम है जिसको हम स्क्वेयर थ्योरम कहते हैं, उसी से ये हम सॉल्व करते हैं कि हमें ये पता है sin x का जो रेंज होता है वो -1 और 1 के दरमियान क्या करता है, लाई करता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 आता है और मिनिमम वैल्यू -1 आता है। इस रेंज से बाहर नहीं जा सकता इसकी वैल्यू। It means that it is bounded between -1 and 1. So sin x is between -1 and 1. As per the squares theorem हम क्या कर सकते हैं, dividing the whole inequality with x, इसको भी x से डिवाइड कर ले, दरमियान टर्म को, फंक्शन को भी और लास्ट वाले को भी। So apply limit as per the squares theorem, हर पे s पे लिमिट अप्लाई करें, इन पर अप्रोचेस टू इंफिनिटी s पे भी और s पे भी। अब दरमियान वाले फंक्शन का लिमिट असल में स्क्वेयर थ्योरम के मुताबिक आपने निकालना होता है, तो आपने लेफ्ट और राइट वाले फंक्शन का लिमिट मालूम करना होता है स्क्वेयर थ्योरम में। तो इसमें इंफिनिटी डालोगे तो 1 बाय इंफिनिटी से 0, यहाँ पर भी 1 बाय इंफिनिटी से 0, दोनों साइड के दरमियान वाले फंक्शन के दोनों साइड पर रिजल्ट 0 है, मतलब आपका लिमिट कन्वर्ज कर रहा है और एज अ रिजल्ट इस फंक्शन का जो लिमिट आएगा वो हमारे पास 0 आएगा। इस रिलेवेंट कुछ एमसीक्यूज भी है कि इसको अगर आप उल्टा करें, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी x बाय sin x, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आपके पास आएगा सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसका रिजल्ट 0 है, तो दोनों साइड को उल्टा करोगे तो x बाई साइन x, यहाँ पर 0 बाई 1 को उल्टा करोगे 1 बाई 0 आएगा, 1 बाई 0 आपके पास डिपेंड नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट, इसका क्या आएगा, लिमिट आएगा। सेम वाइज जो आपके पास ही गिवन है, इसको अगर आप उल्टा करोगे इस तरह के लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको उल्टा करोगे x ऊपर जाए और sin x नीचे जाए, तो इसका भी रिजल्ट 1 ही आएगा। क्योंकि लिमिट अप्लाई करोगे 0 बाई 0 आएगा, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे, इसका डेरिवेटिव 1, इसका cos x, तो 1 बाय cos x आपका secant x में आप वैल्यू 0 डालोगे तो रिजल्ट 1 ही आएगा। सो दिस वाज माय एमसीक्यूज नंबर 16। इसके बाद 17 पे जाते हैं कि क्यूज है if of x is equal to sin x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, f prime x, और sin x का डेरिवेटिव cos x आता है, क्या आता है, cos x आता है। बहुत बेसिक लेवल एमसीक्यूज है। y is equal to x cube plus 2x, इसका डेरिवेटिव f prime x क्या आएगा, तो ये भी बेसिक लेवल एमसीक्यूज है। पावर रूल अप्लाई कर ले, 3 सामने आ जाएगा, पावर में x माइनस करके x स्क्वायर और दूसरे फंक्शन का आपका 2 आ जाएगा, ये था डेरिवेटिव। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 3 बाहर निकाले और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा, पावर रूल के मुताबिक पावर में एक 1 ऐड कर ले और नीचे भी कर ले, तो 3 के साथ कैंसिल करके x क्यूब आपका
फाइनल इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा। रिजल्ट वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसका डेरिवेटिव ले ले सेम फंक्शन ही आएगा। ये एमसीक्यू आता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 10। तो सरकमफ्रेंस सर्कल का होता है 2 पाई आर फार्मूला। 2 पाई अब इन टर्म ऑफ डायमीटर गिवन है तो आर को डी बाई 2 से रिप्लेस कर ले क्योंकि रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, तो डी बाई 2 लिख दिया। 2 2 के साथ कैंसिल, पाई डी आ गया, डी की जगह 10 डाल दे, सो 10 पाई आपका रिजल्टेंट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 0। ऑर्डर क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है दैट इज ऑर्डर। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम है तो इसका ऑर्डर 2 आएगा। डिग्री अगर आपसे पूछते थे इस इक्वेशन का तो इस ये हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर आता है इसका ओवरऑल पावर क्या है, वो 1 है, तो इसको हम फिर डिग्री कहते हैं। इसी केस में फिर डिग्री 1 होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज आया था कि सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के वाई इज। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन से आया है, फिर आप वेरिएबल सेपरेट करोगे, सो सेपरेटिंग एक्स टर्म्स ऑन वन साइड एंड वाई ऑन द अदर। सो डी वाई, इसके लिए जी वाई मैंने डिवीजन में ले आया और डी एक्स डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा के साथ। इसको भी इंटीग्रेट करें, इसको भी, तो 1 और y का इंटीग्रेशन एल एन वाई के कांस्टेंट है बाहर निकालें, इंटीग्रल dx आ जाएगा। एल एन वाई इज इक्वल टू के इंटीग्रल 1 dx x आता है क्योंकि x का डेरिवेटिव अगेन 1 आता है। ठीक है, एंड देन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिकॉज़ दिस इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, टेकिंग एक्सपोनेंशियली इनटू द बोथ साइड टू एलिमिनेट दिस नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल में ले लिया, e ln के साथ कर गया y आ गया और यहाँ पर दोनों पे आएगा e, तो e पावर के x प्लस c, तो y इज इक्वल टू, अब ये e दोनों पे अलग अलग ले बाय दिस फार्मूला के e पावर के x डॉट e पावर c। तो e कांस्टेंट है एक्सपोनेंशियल, c भी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट लोगे तो रिजल्ट कांस्टेंट ही आता है, तो इसको मैंने c का नाम कह दिया, y इज इक्वल टू c e टू द kx। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, सॉल्यूशन है व्हिच इज द जनरल सॉल्यूशन टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट्स सपोज आपसे पूछे कि भाई ये एक इक्वेशन है, इसका आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाले, कंडीशन भी आपको गिवन हो कि 0 और 1 है, तो फिर आपने उस x और y की वैल्यू से क्या करना है, कांस्टेंट निकालना होता है। कांस्टेंट वैल्यू को पुट करके आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जनरेट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आया था कि ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट 1 to a। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आ गया कि इस मल्टी वेरिएबल फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल लें, तो ग्रेडियंट फॉर दिस फंक्शन इज इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ ले ले गिवन फंक्शन का और फिर y के साथ डेरिवेटिव ले ले, तो i वेक्टर और j वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। पार्शियल और पार्शियल एक्स एफ ऑफ एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डाल ले, तो x के साथ इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, y 0 होगा, दिस विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट इन द फर्स्ट डेरिवेटिव। दूसरे में x ट्रीट करेगा एज अ कांस्टेंट, y के साथ लेना है तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव y के साथ 2yj आ जाएगा और यहाँ पर 2xi। अब वैल्यू क्या है, 1 और 2 पे निकालना है, तो x और y गिवन है, x की जगह 1 डाले 2 आ जाएगा और y की जगह 2 डाल दे, सो 22 से 4j। so this is the required gradient 2i plus 4j। उधर हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म में गिवन था, तो gradient in order pair form is 2 and 4। so this is my required correct option to this MCQ number 23। इसके बाद MCQ number 24 है कि solution of this quadratic equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर सकते हैं, आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। 5 को आप 2 और 3 फॉर्म में लिख देंगे, 2 3 के ऐड करने से 5 आता है और मल्टीप्लाई करने से आपका ये 6 ही आता है। तो फिर इससे आप क्या कर ले, x कॉमन कर ले, x माइनस 2 आएगा और माइनस 3 प्लस 6 से माइनस 3 कॉमन करें तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इस तरह लिखे लीनियर फैक्टर के फॉर्मेट में, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यू विल गेट द सॉल्यूशन एज x इज इक्वल टू 2 and 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 एमसीक्यूज आए थे, एक ही है तो दूसरा भी इस तरह था कि आप इसका सॉल्यूशन निकालें। सो हमारे पास क्या रिक्वायर्ड आंसर है। ज्योमेट्री से ही एमसीक्यू आया था कि राइट ट्रायंगल हैज साइड्स 3 and 4। एक राइट ट्रायंगल है, इसके साइड ये है, तो आप क्या कर ले कि इसका हाइपोटेन्यूज निकाल ले, क्या कर ले, हाइपोटेन्यूज निकाल ले। फॉर एनी राइट ट्रायंगल Pythagorean theorem is true, so it said that hypotenuse is equal to base square plus perpendicular square। hypotenuse is equal to 3 और 4 में कोई भी आप बेस और परपेंडिकुलर ले सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारे पास असल में मेन चीज होता है। तो बेस की जगह मैंने 3 ले लिया और परपेंडिकुलर की जगह 4 ले लिया, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से 25, हाइपोटेन्यूज का 5 आ जाएगा। रेंज ऑफ 3 4 6 9 एंड 12 जी बेकम से गुजरता स्टैटिस्टिक्स से कि इसका रेंज क्या आएगा। रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इन एनी अनग्रुप डेटा। मैक्सिमम वैल्यू 12 है तो मैंने 12 डाल दिया, माइनस मिनिमम वैल्यू 3 है, तो इसको आप कर ले तो आपका रिक्वायर्ड रेंज आपका 9 आता है। सो 12 और मिनिमम 3, सो 12 माइनस 3 से ये का जो रिक्वायर्ड क्या है, रेंज है। स्टैंडर्ड डिविएशन आया था कि व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, तो आंसर में था कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज, असल में होता है स्टैंडर्ड डिविएशन हम निकालते हैं रूट ऑफ वेरिएंस से।
तो उधर स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखता है कि स्क्वायर ऑफ वेरिएंस और स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, उधर आपका था स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दैट एमसीक्यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से आया था कि पाई बाई 3 रेडियन क्या है। अब याद रखें ये आइडेंटिटी के पाई रेडियन जो कि सेमी सर्कल के बराबर होता है दैट इज 180 डिग्री। इस तरह ये एक सेमी सर्कल है तो इसके अंदर कितना होता है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो रेडियन में पाई होता है और डिग्रीज में 180। मुझसे वो पूछ रहा है कि पाई रेडियन बाई 3 क्या होगा, तो यहाँ पर इसको भी 3 से डिवाइड कर ले और इसको भी 3 से डिवाइड कर ले। सो इससे आपका रिजल्ट तो 60 डिग्री आ जाएगा। सो पाई बाई 3 रेडियन आपका क्या है? 60 डिग्री है। एक दूसरे कैंडिडेट को आया था कि sin theta is 3/5, theta is an acute angle, means lies in the first quadrant, what will be the cos theta? Using this identity, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. sin theta की वैल्यू 3/5 डाले और होल स्क्वायर ले ली plus cos square theta is equal to 1, so cos square theta will be 1 minus this one. इसको सिंप्लीफाई करके ये आएगा, तो फिर cos theta आपका अंडर रूट ले प्लस माइनस 4/5 आएगा। Since the angle is in first quadrant, that is an acute angle, so the only solution will be a positive solution, so cosine is 4/5. नेक्स्ट हमसे पूछा था कि if a dice is thrown, its possible outcome are, छक्का है ए और चक्के को आपने थ्रोन कर दिया तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? तो ये आसान है, 6 ही होंगे। कितने होंगे? 6 होते हैं। या 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, तो 6 आउटकम होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 6 है। दूसरा एमसीक्यू इससे रिलेवेंट आया था कि प्रोबेबिलिटी अब इवन नंबर क्या आएगा उसी डाइस के ऊपर। तो इसमें देख ले इवन नंबर एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स सपोज इवन ए इज नंबर ऑफ इवन इवेंट्स कितने हैं? इवन 3 है। इवन 2 4 और 6 है तो 3, और सैंपल स्पेस के अंदर 6 एंट्रीज है। इसको सिंप्लीफाई करके 1/2 आपका क्या आएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगा। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो मैंने इकट्ठी की थी। इस एमसीक्यूज थे बहुत आसान थे और इस तरह लेवल के एमसीक्यूज हमारे पास क्या थे जो जीआई के एडमिशन टेस्ट हुआ था एक हफ्ता पहले, उसमें ये एमसीक्यूज ही हमारे पास क्या थे आए थे। तो इस रिलेवेंट ही एमसीक्यूज आप क्या कर ले, इसको देख ले, स्टडी कर ले और इसको प्रैक्टिस कर ले। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी जगह पे प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।